नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस समर्पण सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समर्पण सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। तो यह जो समर्पण सीरीज है, यह बीपीएससी 71st प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सितंबर, जो कि आपका फर्स्ट वीक में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट आ चुका है बीपीएससी आयोग के द्वारा कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो इसके लिए हम लोग यह 150 प्रश्नों वाला ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में जो है आपका प्रैक्टिस सेट का जानते हैं अलग ही महत्व होता है, तो इसलिए हम लोग सेट नंबर 1 को चलिए कवर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में कारखाना बनाने वाला जो पहला यूरोपीय था उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा। क्या है पूर्व में, तो पूर्व में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक होगा वो होगा आपका अल्बुकर्क। कौन होगा, अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है अल्बुकर्क। तो ये आपका देखिए हिंदी मीडियम से रिलेटेड प्रश्न है। आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड प्रश्न अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी का आप प्राप्त कर सकते हैं, साथ में इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा सही नहीं है। तो पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण जो सही नहीं है वो आपका पहला है कि क्षेत्रीय शक्ति का उदय, तो ये आपका कारण नहीं होगा दोस्तों। दूसरा है अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, ये भी आपका कारण नहीं होगा। विजयनगर साम्राज्य का पतन, ये भी नहीं है। उत्तरी अमेरिका की खोज जो है ये आपका कारण नहीं है, बाकी ये सभी कारण हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का खोज जो है पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण नहीं है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डच फैक्ट्री के स्थापना का कालक्रम जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो डच फैक्ट्री का जो स्थापना है पहला आपका दिया हुआ है आपका मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम जो है आपका इसका स्थापना हुआ था 1663 ईस्वी में, यानी कि 1 का डी हो जाएगा। दूसरा है आपका सूरत, सूरत जो है 1645 ईस्वी में। तीसरा है कराईकल, कराईकल जो है इसका स्थापना 1616 ईस्वी में। और लास्ट कोचीन आपका बचा, जिसका जो है 1605 ईस्वी में इस फैक्ट्री की स्थापना हुआ था। सो आपका ए का आपका डी है, 2 का आपका सी है, 3 का आपका बी है और डी का आपका 4 का आपका ए है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई। तो हुगली की लड़ाई में जो है आपका ना ही पुर्तगाली की हार हुआ था, ना ही फ्रांसीसी की, ना ही डेंस का, इसमें जो है डच की हार हुई थी 1759 की हुगली की लड़ाई में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 5वां का करेक्ट आंसर है। 6ठा नंबर का प्रश्न देखिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। तो पहला जो स्वर्ण फरमान है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किए थे गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। 7वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो है सहायक गठबंधन का जनक जो है फ्रांसीसी डुप्ले को माना जाता है। तो फ्रांसीसी डुप्ले यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था। तो 1667 में जो फ्रांसीसी कारखाना है वो स्थापित किए थे दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा कैरन ने। सो कैरन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 में आपका पुस्तक दिया हुआ है और सूची 2 में आपके लेखक का नाम दिया हुआ है। तो आपका जो है इंडिया कन्नड़, तो इंडिया कन्नड़ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, इसके पुस्तक का लेखक है जॉन विल्सन, यानी कि एक का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है आपका आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, इस पुस्तक के लेखक का नाम है विलियम इरविन, यानी कि आपका 2 का ए हो जाएगा। तीसरा है कि द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं सिडनी ओवे। लास्ट आपका द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक हैं इरफान हबीब,
यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ए आपका हो जाएगा, 2 का आपका हो जाएगा बी, 3 का हो 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए और 3 का हो जाएगा सी और 4 का हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में देखिए दिया हुआ है बी, ए, सी और डी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 9वां नंबर के प्रश्न का। 10वां नंबर है कि मकतब क्या था। तो मकतब जो था उसका नाम था शैक्षणिक संस्थान था मकतब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक संस्थान। 10वां के बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 में कला एवं संस्कृति और दूसरे सूची 2 में कलाकार दिया हुआ है, तो उसका सही मिलान करना है। तो चलिए सही मिलान करते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है इसके कलाकार हैं असाफ उद्दौला। तो असाफ उद्दौला यानी कि 1 का ए हो जाएगा आपका। दूसरा है खगोलीय वेधशाला, इसके जो हैं कलाकार हैं सवाई जय सिंह। हीर और रांझा के हैं वारिस शाह। और लास्ट जो 4 बचा साजो रिसलो के हैं शाह अब्दुल लतीफ़, यानी कि ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। सो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ ए, बी, सी, डी। सो ऑप्शन ए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर के गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। एक तरफ है सर जॉन शोर, दूसरा है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, तीसरा है लॉर्ड हेस्टिंग और चौथा है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो सही क्रम में आपको करना है। तो पहला आपका जो हो जाएगा वो होंगे सर जॉन शेर, जिनका जो कार्यकाल था 1793 से लेकर 1798 तक था। तो ये हो जाएंगे आपके प्रथम हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, वो है आपके लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका जो है 1813 से लेकर 1823 तक कार्यकाल था। तो ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए। और थर्ड जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएंगे, जिनका जो है आपका कार्यकाल 1823 से 1828। और लास्ट आपके बचा वो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। तो 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है 1, 3, 4, 2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न का। 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक था वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग का जो संबंध है वो है आपका सलाबाई की संधि, जो कि 1782 में हुआ था। तो आपका 1 का सी हो जाएगा। दूसरा है कि लॉर्ड बेंटिंग का जो संबंध है वो हो जाएगा आपका रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता का। सो आपका 2 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलेस्ली का जो संबंध है वो है बसीन की संधि, जो कि 1802 में हुआ था। सो 3 का आपका ए हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा लॉर्ड हेस्टिंग, जो है सिंधिया के साथ संधि 1817 में हुआ। ये इसका आपका 4 का आपका बी हो जाएगा। तो सी, डी और ए, बी, सी, डी, ए, बी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 13 का। सो ऑप्शन डी इसका जो है सही मिलान हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो 14 का सही मिलान करना है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो संबंध होगा वो होगा प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग का स्थापना करना, यानी कि 1 का आपका डी हो गया। दूसरा है लॉर्ड मेयो जो है राज्य रेलवे की शुरुआत किए। सो इसका सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है वो शुरुआत किए थे किसका, वो किए थे आपका वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का स्थापना किए थे। सो आपका 3 का बी हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण किए। सो आपका 4 का ए। तो डी, सी, बी, ए। तो ऑप्शन नंबर 14 का आपका बी में देखिए डी, सी, बी, ए दिया हुआ है, डी, सी, बी, ए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। तो ये देखिए आपका इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है। तो जिनको भी इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न बनाने होंगे, सॉल्व करने होंगे, वो हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं आंसर सहित। तो चलिए 15 नंबर का प्रश्न जो है अब हम लोग देखते हैं कि 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ। तो यह जो घटना है वो लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुआ था। कौन सा घटना, 1942 का अगस्त क्रांति का घटना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है। तो अंग्रेजों का सफलता का कौन सा कारक नहीं है। बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन तो कारक है। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली भी कारक है।
ईसाई धर्म का प्रचार जो है अंग्रेजों का सफलता का कारक नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ऑप्शन डी लड़ा गया था। 18 नंबर है कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है। तो क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन पर्सिवल स्पीयर का है। तो पर्सिवल स्पीयर यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर है कि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो चलिए कि कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में EIEC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो आपका जो गलत कथन है वो है आपका कथन 3 है। तो कथन 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न का। 20वां नंबर है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे। तो दूत नहीं भेजा था, उस स्थान का नाम है दोस्तों चीन। चीन पर जो है स्थान पर जो है दूत नहीं भेजे थे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूची का मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 21 नंबर का प्रश्न है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ था मद्रास की संधि। सो ऑप्शन नंबर इसका 21 का जो है 1 का बी हो जाएगा। दूसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मैंगलोर की संधि। सो 2 का ए हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वह श्रीरंगपट्टम की संधि। सो आपका 3 का डी। और लास्ट चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की हार यानी कि 3 का सी। तो BADC, तो BADC जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना। तो पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त जो है बना, उसका नाम है आपका जॉन लॉरेंस यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर है कि आपका सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे। तो उस अंतिम मराठा शासक का नाम है होलकर, जो कि सहायक संधि स्वीकार किए थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न कि व्यापक के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। व्यापक के सिद्धांत के माध्यम में एक है संबलपुर, बागोट, उदयपुर और नागपुर। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका संबलपुर होगा, उसके बाद जो है आपका बागोट होगा, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद नागपुर। तो जिस प्रकार से दिया हुआ ABCD, तो ABCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया होगा। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 नंबर है कि यानडूब की संधि किससे संबंधित है। तो यानडूब की संधि जो है वो फटाफट दोस्तों कमेंट में दीजिए किससे संबंधित है। वह प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से संबंधित है। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 है कि गर्भित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है। तो गर्भित रिजर्व की नीति जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। तो लॉर्ड रिपन यानी 26 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड लीटन से संबंधित है, रिपन नहीं, लॉर्ड लीटन से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है गर्भित रिजर्व की नीति लॉर्ड लीटन। 27 नंबर है कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है। तो पहला आदिवासी नेता वो है तिलका मांझी को माना जाता है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था। सो ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है जनजातीय विद्रोह और दूसरी तरफ है नेता। तो 28 का जो है आपका वो है आपका संथाल विद्रोह जो है उसके नेता कौन थे, वो थे उसके नेता तिलका मांझी थे। सो एक का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है आपका पहाड़िया जो जनजातीय विद्रोह है उसके नेता थे राजा जगन्नाथ। सो आपका इसका बी, उसके बाद 2 का सी
नेक्स्ट है आपका 3 का वो है चुआड़, चुआड़ के जो है वो हो जाएंगे दुर्जन सिंह यानी कि 3 का डी। लास्ट भूमि जो है गंगा नारायण सिंह यानी कि डी 4 का ए। तो बी सी डी ए 1 2 3 4 का इसका बी सी डी ए जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए इसका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 से रिक्त स्थान को भरें। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम के रूप में जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था दोस्तों भारतीय रॉबिन हुड के नाम से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां है कि मारिया विद्रोह का मुख्य कारण था। तो मारिया विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था रीति रिवाज और परंपराओं में हस्तक्षेप करना। इस कारण जो है मारिया विद्रोह हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी 30वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 के बाद 31 नंबर के महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो महात्मा गांधी से पहले जो है वो ताना भगत ने सत्याग्रह किया था। तो ताना भगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 है कि निम्नलिखित का मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो नाना साहेब, तो नाना साहेब जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कानपुर से संबंधित है। तो एक का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है आपका कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का संबंध जो था वो कहाँ से था? वो बिहार से। सो ऑप्शन आपका एक का सी, 2 का आपका डी। जनरल बख्त खां उनका संबंध जो था दिल्ली से था। और लास्ट बचा खान बहादुर खां, उनका संबंध बरेली से था। तो सी डी ए और बी जो है सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर सी में यह दिया हुआ है सी डी ए और बी। 33 है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो कहा गया है वो कहा गया है टी.आर. होम्स के द्वारा, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सो ऑप्शन नंबर सी 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि गलत युग्म को पहचाने सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो गलत युग्म कौन सा है? तो उसमें है आपका 34 नंबर का प्रश्न दिल्ली। तो दिल्ली का जो है आपके लेफ्टिनेंट हडसन, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि कानपुर जो है सर कॉलिन कैंपबेल, ये भी आपका ट्रू है। तीसरा है आपका बनारस जेम्स आउटरम। तो जेम्स आउटरम जो है इसका सही नहीं होगा, वो होगा आपका दोस्तों ये आपका जेम्स आउटरम गलत है। झांसी जो है सर ह्यूज रोज, ये भी आपका सही सुमेलित है। तो केवल 3 जो है आपका जो सही सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी 34 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 कि सिपाही वात्सों में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन जो है सेना से परे फैल गया। तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है वो कहा गया है एस गोपाल के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका। तो आधुनिक भारत की जो पहली महिला स्कूल शिक्षिका है उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न का। 37 नंबर है कि भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका जो है भारत स्त्री महामंडल है, इसका स्थापना सरला देवी चौधरानी ने किया था। सो सरला देवी चौधरानी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है आपका महिला संगठन जो है 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कब? 1910 में। सो 37 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि किसने नारा गढ़ा एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो यह नारा जो है श्री नारायण गुरु जी का गढ़ा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर। 38 के बाद 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो महान बंगाल अकाल, तो महान बंगाल अकाल जो है वो 1770 में हुआ। सो एक का ये हो जाएगा आपका, एक का ये। चालीसा अकाल जो है वो 1782 से 84 में हुआ यानी कि 2 का बी। उड़ीसा अकाल जो है 1866 में हुआ यानी कि 3 का सी। और लास्ट जो है दक्षिण भारतीय अकाल जो कि 1876 से 78 में हुआ यानी 4 का डी। तो ए बी सी डी आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 39 का। सो ऑप्शन ए 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित को मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो एक तरफ है सूची 1 में अकाल आयोग 1990। तो अकाल आयोग 1990 जो है वो सर ए.पी. मैकडोनल्ड से संबंध है। तो एक का आपका बी हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय अकाल आयोग 1880, उसका जो है जॉन स्ट्रेची से संबंध है। तो 2 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है उड़ीसा अकाल आयोग 1866, ये जो है जॉर्ज कैंपबेल से संबंध है, तो 3 का आपका डी हो जाएगा। और लास्ट जांच समिति 1861, जिसका सी हो जाएगा कर्नल बेयर्ड स्मिथ। तो BADC, तो BADC कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है BADC 140 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति जो है विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो जेम्स ऑक्सटन हिक्की द्वारा 1781 में प्रकाशित किया गया था, तो उस समाचार पत्र का नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। यह जो था भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि जेम्स ऑक्सटन हिक्की के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 42 नंबर के प्रश्न का। 43 नंबर है आपका कथन ए और कारण जो है आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन यानी ए दिया हुआ है आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। इसका कारण आर क्या है, रीजन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा निंदा की। तो कथन ये है और रीजन ये है, तो क्या सही आपको यह देख के बताना है। तो इसमें जो है आपका कथन जो है आपका ए सही है और आर भी सही है, और जो है आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न का ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। तो ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए हिंदी वाला भी प्रश्न कहाँ गया। हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 को कब रद्द कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को जो है 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, वो उसको कब रद्द कर दिया गया था, तो उसे जो है 1881 में रद्द कर दिया गया था। तो 1881 यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किसके द्वारा रद्द किया गया था, इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था 1881 ईस्वी में। 45 नंबर का प्रश्न है कि सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। तो यह जो उपरोक्त प्रसिद्ध कथन है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो यह जो प्रसिद्ध कथन है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न कि बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना जो है 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयास से जो है इसका स्थापना किया गया और इसका उद्देश्य था हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना। तो 1791 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी इसका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है आपका सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपरोक्त जो है वक्तव्य का स्रोत है, तो उपरोक्त जो है वक्तव्य वो किसका स्रोत है, वह है लॉर्ड मकाले का स्मरण पत्र जो कि 1835 में आया था, इसका जो है स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आपका और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो आपका 1904 में आया था। तो 1904 यानी कि एक का ए हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका हंटर शिक्षा आयोग जो कि आपका आया था 1882-83 में, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है वो आया था आपका 1854 में, तो 3 हो जाएगा आपका। और लास्ट सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है 1917 से 1919 में आया था, सो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो 1432, तो 1432 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका 48 का सही कूट है ऑप्शन बी। 49 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ट्रू है वो आपको बताना है। तो 1919 के
ईस्वी के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभाग जो है प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। ये स्टेटमेंट ट्रू है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1919 में नहीं 1917 में की गई थी। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है प्रारंभ कर दी थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, बाकी 2 गलत है। तो 1, 3 और 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 50वां नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है 50वां। शिक्षा से संबंधित जो है हाटोक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो हाटोक समिति जो है वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो इसका जो है स्थापना वो हुआ था 1929 ईस्वी को हुआ था हाटोक समिति की। तो हाटोक समिति 1929 जो कि शिक्षा से संबंध रखता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। और इसके गठन का जो श्रेय है कौन किन्हें दिया जाता है? वो है सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलांग को जाता है इस एसोसिएशन के गठन का श्रेय। तो 1885 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 51 का। 52 नंबर का प्रश्न देखिए कि इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? वो स्थान का नाम है दोस्तों कलकत्ता। कलकत्ता में जो है 28 से 30 दिसंबर और 1883 को जो है अपना पहला भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 52 का करेक्ट आंसर है। 53 नंबर देखिए कि सन 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? तो यह जो था एक पहला था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और दूसरा जो था वो जमींदारी एसोसिएशन। इन 2 जो है आपका पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था। सो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन। सो ऑप्शन नंबर सी 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1888 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका कि मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना तथा उन समस्याओं को सरकार की ओर ध्यान आकर्षण करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है और इसका स्थापना जो है 1888 में नहीं 1884 में किया गया था। इस कारण से यह गलत है। तो सिर्फ 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। 54 के बाद 55 है कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उन्हीं में से एक हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जो हैं असमिया भाषा के साहित्यकार थे। तो असमिया भाषा यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर के प्रश्न का। 56 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड डफरिन, जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय थे। इसका स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ यानी 1885 में लॉर्ड डफरिन थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन 56 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है अपना 57 नंबर का प्रश्न देखिए। तो 57 नंबर है कि कथन ए और कथन आर पर और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए जो है एसर्शन क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कानून के दायरों में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीति को क्रियान्वित किया। और उदारवादी का मत था कि अंग्रेज जो है भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। ये आपका रीजन दिया है। तो बताइए,
तो आपका एसर्शन यानी कथन और रीजन दोनों तो सही है, और रीजन जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 नंबर का प्रश्न का। 58 नंबर का प्रश्न देखिए। 58 है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह जो है उपरोक्त कथन है वो लॉर्ड कर्जन का कथन है। तो लॉर्ड कर्जन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने जो है जो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है पूरा शासन किया था, और इसी के कार्यकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही। 59 नंबर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और उचित शब्द पर जो है आपका उचित शब्द को चयन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष लंदन में किया गया था? तो इसका स्थापना जो है 1889 ईस्वी में लंदन में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना तो 1889 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां नंबर का प्रश्न है किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली, जो थी किसी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी, फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट लेडीज थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न कथन और रीजन फिर है आपका। तो कथन जो है आपका एसर्शन क्या हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जो है जनाधार समिति था, और रीजन है कि इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। तो कथन जो है और रीजन जो है दोनों सही है, और कथन का जो है कारण जो है सही व्याख्या भी करता है। सो ऑप्शन नंबर ए 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 62 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वह नहीं जो शामिल किया जा सकता वह ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंध को समाप्त करना, यह शामिल नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों को शामिल किया जा सकता है। 62 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न देखिए। 63 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े प्रकाश संवाहक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 है कि किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर इसे जो है संबोधित किया था। तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 64 का हो जाएगा। 65 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष और सचिव क्रमशः थे। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमचंद्र बनर्जी थे, और इसके जो सचिव थे वो थे ए.ओ. ह्यूम थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा ए.ओ. ह्यूम, इसका ऑप्शन नंबर बी 65 का करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष ये भी कारण माने जा सकते हैं। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष ये भी माने जा सकते हैं। वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां ये भी जो है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जा सकते हैं। सो ए बी सी तीनों होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार कीजिए और घटित होने का जो है सही कालानुक्रम क्या है घटना का? तो सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं का अपमानजनक पराजय। उसके बाद जो हो जाएगा आपका बोअर युद्ध, और लास्ट में हो जाएगा जापान द्वारा रूस की पराजय। तो एक आपका हो जाएगा पहला 3, फिर हो जाएगा 1 और 2। तो 3, 1, 2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना या तथ्य जो है लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? इन 4 में जो है लॉर्ड कर्जन के वायसराय के कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो जो है पहला कि पुणे के नाटू बंदियों को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, यह जो है घटित नहीं हुआ था लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में कार्यकाल के रूप में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है आपका घटना जो है लॉर्ड कर्जन के
वायसराय के रूप में जो है कार्यकाल में यह सभी घटना घटित हुई थी। 69 नंबर है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे, एक है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। तो ये दोनों जो है प्रस्ताव जो पारित किए गए थे वो बनारस में, कहाँ, बनारस में। तो बनारस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर का प्रश्न। 70 नंबर देखिए क्या है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में है आपका कि बंगाल विभाजन का विरोध क्षेत्र तथा सूची 2 है नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित कीजिए। तो दिल्ली के जो नेतृत्वकर्ता वो है सैयद हैदर रजा, तो ए का 4 हो जाएगा। पंजाब के हैं वो लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, तो बी का 3। पूना तथा बम्बई उसके हैं बीजी तिलक, इसका आपका सी का 2। और लास्ट मद्रास का है चिदम्बरम पिल्लई, आपका हो जाएगा डी का 1। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है आपका कि कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो जो है कांग्रेस का है वो है 22वां अधिवेशन। तो 22वां अधिवेशन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और 22वां अधिवेशन में जो है टोटल 1163 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर कि उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था। तो इसका जो गठन है वो तमिलनाडु में किया गया था। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन हुआ था उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1906 में। तो इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम प्रधानाचार्य क्रमशः कौन बनाए गए थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो रास बिहारी बोस बनाए गए थे, और जो है आपके प्रधानाचार्य जो हैं वो अरविंदो घोष बनाए गए थे। तो रास बिहारी बोस और अरविंदो घोष जो हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो है स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किया गया था। तो 1907 ईस्वी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर के प्रश्न का निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना, तो ये आपका सबसे फर्स्ट होगा। दूसरे नंबर पर जो होगा वो होगा आपका युगांतर नामक जो है साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और तीसरे नंबर पर जो होगा आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये होगा आपका तीसरे नंबर पर। तो 1 3 और 2, उसके बाद लास्ट में आपका जो है वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि अनंत केहनरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। तो आपका कौन कौन हो गया, आपका पहले ये हो गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4। तो आपका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला 1 होगा, फिर होगा आपका 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। तो 1 3 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 75 नंबर वाले प्रश्न का। 76 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 76 नंबर है आपका कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने वर्ष में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। तो किस वर्ष बनाया, वो 1915 ईस्वी में सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम बनाया। तो 1915 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 76 का। 77 है 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये आपका 3 कथन दिया हुआ है, चारों कथन, और कौन जो है तथ्यात्मक रूप से सही है, तथ्यात्मक रूप से ट्रू है, वो आपको बताना है। तो दिसंबर जो है 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और यह कलकत्ता में घटना घटित हुई थी, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है आपका इस घटना में रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी।
यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और जो है आपका इस घटना के आरोपी पर अलीपुर संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, तो इस पर जो है दिल्ली संयंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। सो ये भी आपका फॉल्स है। और ये जो है कलकत्ता में नहीं बल्कि कहाँ, दिल्ली में गठित हुई थी। कहाँ, दिल्ली में। सो 1 और इसका 3 जो है सही स्टेटमेंट है, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है आपका 78, भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो यह जो है अजीत सिंह के द्वारा यह जो है प्रकाशन किया गया था, भारत माता क्रांतिकारी पत्र का। तो अजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 का। 79 नंबर है आपका, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो एनी बेसेंट इसका ऑप्शन नंबर ए 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर, कथन है ए और रीजन है आर, उस पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो कथन यानी एसर्शन ए दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। और आर जो है सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। तो क्या सही है? तो कथन जो है आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर के, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में क्या सही है? तो निम्न में जो क्या क्या सही है वो है आपका कुतुनिया का पतन, ये आपका सही है। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, ये भी सही है। और यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज की होड़, ये भी सही है यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 तथा 3 तीनों। नेक्स्ट है आपका, चलिए ये फिर इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है। 82 नंबर, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। तब दिल्ली की गद्दी पर जो है सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। तो सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर बी इसका 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 है कि 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियार के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो फटाफट दोस्तों देखिए ये चारों स्टेटमेंट है, क्या क्या सम्मिलित नहीं था। तो ये आपका 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, यह तो सम्मिलित था। नेक्स्ट है कि बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया गया, ये भी सम्मिलित था। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, ये भी सम्मिलित था। डी है कि कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई, ये आपका शामिल नहीं था। सो ऑप्शन नंबर डी है जो है आपका गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत मिलान का चयन कीजिए, एक तरफ है युद्ध और दूसरे तरफ है संधि। तो कौन कौन जो है आपका गलत मिलान किया हुआ है? तो प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध, वो आपका एक्सलास्वापिल की संधि से, तो ये आपका सही है। दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि हुआ था, तो ये आपका गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, ये भी सही है। तो 1 और 2 3 सही है लेकिन 2 गलत है, तो गलत मिलान जो है वो केवल 2 है, ऑप्शन नंबर बी 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 मिलान करें सूची 1 में शासक और सूची 2 में आपका उपनाम दिया हुआ है। तो बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह बेखबर से इनको उपनाम से सम्मानित किया गया है, तो एक का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख से इनको जो है उपनाम दिया हुआ है, तो आपका बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रफ़ी उद दौला को जो है शाहजहां द्वितीय, सो आपका ये हो जाएगा सी का 1। और तीसरा जो है आपका मोहम्मद शाह को जो है आपका रंगीला बादशाह से सम्मान ये उपनाम दिया गया है, तो आपका ये हो जाएगा 3। तो 4213 जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और घृणित कायर जो है किसको दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका फर्रुखसियार को उपनाम दिया हुआ है घृणित कायर। सो आपका ऑप्शन नंबर सी 85 का करेक्ट आंसर है। अंतिम रूप से जजिया कर किसने प्रतिबंधित कर दिया? तो अंतिम रूप से जो जजिया कर है वो मोहम्मद शाह ने प्रतिबंधित कर दिया, तो मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करें, एक तरफ राज्य है और सूची 2 है। तो बंगाल का जो हो जाएगा आपका वो मुर्शिद कुली खां, ये सही है। अवध जो है सादत खां, ये भी सही है। हैदराबाद जो है कुली कुतुब शाह, तो जी नहीं दोस्तों, हैदराबाद जो है आपका ये है चिनकिलिच खां है, तो ये आपका गलत मिलान है। और कर्नाटक जो है सादतुल्ला खां, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत मिलान दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका 87 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम नवाब है उसका नाम है मुबारक उद दौला। तो मुबारक उद दौला जो है लास्ट जो है नवाब था, अंतिम था। तो 88 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का 4 नवाब, एक पहला जो है आपका मीर जाफर, दूसरा जो है नजमुद्दौला, तीसरा है सैफुद्दौला और लास्ट जो है मुबारक उद दौला। ठीक, ये 4 जो है नवाब थे। तो लास्ट है मुबारक उद दौला 88 के बाद। चलिए 89 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है आपका कि पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो पटना हत्याकांड जो है आपका 1763 ईस्वी में घटित हुआ था। तो इसमें जो है मीर कासिम के नेतृत्व वाले पटना पर जो है 1763 ईस्वी में अंग्रेजी जो है एजेंट एलिस ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या कहते हैं, एलिस की हत्या कर दी गई थी और इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो 1763 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है कि शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में क्या गलत है। तो 1759 में अफजल खां की हत्या ये सही है, और 1659 में अफजल खां की हत्या ये सही है। 1664 में प्रथम सूरत विजय ये भी सही है। 1665 में पुरंदर की संधि ये भी सही है। और 1676 में शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो शिवाजी महाराज का जो मृत्यु हुआ था वो 1680 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी 90 का यह करेक्ट आंसर होगा, जो कि शिवाजी महाराज के संबंध में गलत कथन दिया है। 91 नंबर है कि घेरे की नीति का संबंध किससे है। तो घेरे की नीति का जो संबंध है वो वारेन हेस्टिंग से है। तो वारेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंग ने जो है 1772 से लेकर आपका 1772 से लेकर आपका 1758 के दौरान हस्तक्षेप नीति को अपनाया था। ठीक है। 92 नंबर है कि सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाया था वो अपनाया था आपका हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक कौन सा हो जाएगा, पहले मैसूर एक हो जाएगा, उसके बाद तंजौर, उसके बाद जो है अपनाया था अवध, उसके बाद अपनाया था पेशवा, उसके बाद अपनाया था गायकवाड़, उसके बाद अपनाया था सिंधिया, उसके बाद अपनाया था गायकवाड़, लास्ट में जो है गायकवाड़ अपनाया था। तो पहला जो हो जाएगा वो मैसूर, दूसरा तंजौर, तीसरा अवध, चौथा जो है पेशवा, पांचवा जो है सिंधिया और लास्ट जो है आपका गायकवाड़। तो 1 2 4 3 6 और 5। तो 1 2 4 3 6 5 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 92 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का। 93 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य कथन है वो आपको बताना है, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। तो पहला है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का जो हिस्सा है वो 1/10 भाग निर्धारित कर दिया गया था। तो जी नहीं दोस्तों, 1/10 भाग निर्धारित नहीं किया गया था, ये आपका सही कथन नहीं है। दूसरा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त में ज़मीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था, ये आपका कथन सही है। तो सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला जो है आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। 93 नंबर का प्रश्न का 94 नंबर है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में से क्या कारण थे। तो वाणिज्यीकरण के क्या क्या कारण थे। पहला है कि यूरोपीय उद्योगों की आवश्यकता को पूरी करना, ये एक सही कारण है। आधुनिक व तेज़ी से चलने वाली जहाज़ों का निर्माण, ये भी सही कारण है। भू राजस्व प्रणाली, ये भी सही कारण है। और अमेरिकी गृह युद्ध, ये चारों जो है कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण थे। तो 1 2 3 4 चारों आंसर होगा 94 नंबर का। तो उपरोक्त सभी ऑल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। 95 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर को हुआ था और ईस्वी जो है 1906 ईस्वी को हुआ था। तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन किए थे, वो किए थे आगा खां और ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है इसका स्थापना किया गया था। और आगा खां जो है मुस्लिम लीग के जो है प्रथम अध्यक्ष चुने गए। क्या नाम है उनका, आगा खां, जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। 96 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया। तो 1907 का जो अध्यक्षता हुआ था वो रासबिहारी बोस ने किए थे, जो कि सूरत में अधिवेशन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है 96 के बाद 97 नंबर का प्रश्न देखिए। 97 नंबर है आपका, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था।
तो दिल्ली दरबार जो है 1911 में था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 97 का वो होगा लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 98 है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में लाया गया था। कब? 1872। इसके अंतर्गत जो है 14 से कम उम्र के लड़की के विवाह पर रोक लगाया गया था और यह जो है केशव चंद्र जी के प्रयास के द्वारा संभव हुआ था। किनके द्वारा? केशव चंद्र जी के प्रयास के द्वारा जो है यह संभव हुआ। 1872 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के विवाह पर रोक लगाया गया था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है आपका शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो इंडियन लीग ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था जनता के बीच राष्ट्रवाद का भावना पैदा करना और दूसरा जो है आपका राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 100वां नंबर का प्रश्न है कि काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया। क्या है बचाव समिति? तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस बचाव समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और काकोरी कांड जो था रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1925 को जो है 8 डाउन सहारनपुर लखन पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। वही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100वां नंबर के प्रश्न का। चलिए 101 नंबर का प्रश्न है कि पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया था? तो सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी जो है डचों ने स्थापित किया था। तो डच यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब स्थापित किया था इसे? 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। 101 के बाद 102 नंबर है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह जो है किस वर्ष किया गया था? लोटा विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था। तो 1856 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोटा विद्रोह जो है यह क्या है आपको बता दिया जाता है कि जेल में जो है कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में जो सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया तो कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और जो है फिर इसका परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजी सरकार को जो है पुनः कैदियों को जो है पीतल का लोटा दोबारा देना पड़ा। पीतल की जगह पर क्या दे दिया था? मिट्टी का लोटा। इस कारण जो है लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा। 103 नंबर का प्रश्न क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का शुरुआत किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था वो 12 जून, कब से? 12 जून 1857 से। ठीक है, तो 12 जून 1857 ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर की निम्न में से कौन सा जो है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में नहीं हुआ था वो था आपका 52वां अधिवेशन। तो 52वां अधिवेशन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है बिहार में नहीं हुआ था। बाकी आपका 27वां अधिवेशन हुआ था, 37वां हुआ था और 54वां हुआ था। ये तीनों हुआ था। 37वां कहाँ हुआ था? तो 37वां जो है आपका वो बांकीपुर में हुआ था। तो बांकीपुर कहाँ है आपका? वो पटना में है। कहाँ? पटना में। और 27वां के बाद 37वां जो हुआ था वो हुआ था आपका गया में। और 54वां जो हुआ था वो हुआ था आपका रामगढ़ में। कहाँ? रामगढ़ जो कि आज झारखंड में स्थित है। 52वां जो अधिवेशन वो आपका बिहार में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 105 नंबर की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में जो है बिहार ने 0 कोई भी प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया था। और प्रथम अधिवेशन में जो है इसमें कितना टोटल भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन बिहार से जो थे वो थे कौन से? 0 थे। और कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन में हुआ था उसमें बिहार से जो है टोटल 31 कितने? 31 जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वो सेकेंड अधिवेशन में बिहार से लोगों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। 106 है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो है स्थापना वो 1906 ईस्वी में किया गया था। तो 1906 ईस्वी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 107 नंबर है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस दिन घटित हुआ? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है आपका वो 30 अप्रैल को घटित हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल के साथ साथ ईस्वी जो है आपका 1908 है, इस दिन घटित हुआ। तो 30 अप्रैल 1908 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का
प्रयास किया था, जिन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी और बम कांड में उनका मृत्यु हो गया। और खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को जो उनको फांसी की सज़ा दी गई। 108 नंबर है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो गोलघर जो है पटना में, उसका निर्माण 1784 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है 1784। 109 नंबर है कि बिहार में होने वाले जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। तो गलत मिलान पहाड़िया विद्रोह जो है आप 1778, ये तो सही है। हो विद्रोह 1820 से 1821, ये भी सही है। संथाल विद्रोह 1855 1856, ये भी सही है। सरदारी विद्रोह जो है वो 1835 से 55, ये आपका गलत है। सरदारी विद्रोह जो है आपका 1858 से लेकर 1895 तक चला था, जो कि कहाँ था, छोटा नागपुर सिंहभूम में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यह गलत मिलान है 109 नंबर के प्रश्न का। 110 नंबर है कि वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी। तो वीर कुंवर सिंह ने आखिरी जो है अपना युद्ध अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट से लड़ी थी। तो ली ग्रांट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है यानी कि ट्रू है वो आपको बताना है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है आपका कि विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये आपका गलत है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो केवल जो है आपका 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का। 112 नंबर का प्रश्न देखिए कि तमु लोहसर यानी लोसर, तमु लोहसर यानी तैमूर लोसर जो है त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो तमु जो है वो आपका नेपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112 का। 113 नंबर है आपका कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम था विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, यही थीम था। सो ऑप्शन नंबर ए 113 का राइट आंसर हो जाएगा। 114 है कि शहीद माधो सिंह हाथ जो है खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, इनका संबंध जो है आपका उड़ीसा राज्य से है। कौन सा, उड़ीसा राज्य। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 114 का। 115 है कि नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन यानी कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट वो आपको बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट, नाग मार्क 2 एक जो है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपका पहला तो होगा नहीं, गलत। इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। तो ये भी आपका ट्रू है। तो इसका ये भी आपका नहीं होगा, ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो ना ही एक गलत है, ना ही 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट 116 नंबर की PM सूर्य घर मुक्त जो है बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। 116 नंबर, तो यह जो है फरवरी 2024 को प्रारंभ किया गया था। तो ये सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। तो इसका उद्देश्य जो है आपका 2 करोड़ घरों को बिजली जो है ये नहीं है आपका जो दोस्तों, यह है जो सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है। कौन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये आपका दूसरा गलत है। और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ये सही है। तो 1 का स्टेटमेंट सही है और 3 स्टेटमेंट सही है। तो केवल 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट 117 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का जो डिजिटली अर्थव्यवस्था का आकलन और मापक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्या है, डिजिटली अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट, यह जो है प्रकाशित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 है कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, यानी कौन सा इनमें से फॉल्स है वो बताना है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यह सही है। जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन, इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य जो है धरती पर आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना, यह भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट है आपका कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक का अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यह जो है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का। नेक्स्ट है 119 के भारतीय यूरोड्रोन कार्यक्रम में
पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत तो शामिल हुआ और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? फ्रांस शामिल है, इटली शामिल है और जर्मनी शामिल है, लेकिन यूएसए अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का। नेक्स्ट है 120 नंबर, एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 जो है वो किस राज्य का पहल है? तो यह जो है यूपी राज्य का पहल है, यूपी स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इसका 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है आयोजन और दूसरी तरफ है राज्य। तो गुणोत्सव का आयोजन जो है आपका असम में होता है, ए का 2 हो जाएगा। गान नगाई जो है उत्सव, उसका आयोजन जो है मणिपुर में होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। पंगैसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 इसका आयोजन अरुणाचल में हुआ, तो आपका सी का 4। और लास्ट सुभद्रा योजना जो है आपका वो है उड़ीसा, हो जाएगा 3। तो 2143, तो 2143 जो है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी 121 का करेक्ट आंसर होगा। 122 है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो है शुभारंभ किया गया है सिक्किम में किया गया। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ यानी ओपनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 है कि भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोटो सुबियांटो। सो ऑप्शन नंबर इसका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 124 है कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन सा? वेटलैंड सिटी रामसर कन्वेंशन के तहत उस शहर का नाम है दोस्तों आपका इंदौर और उदयपुर, ये दोनों हैं। सो इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का। 125 है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी CMM के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करें और ट्रू स्टेटमेंट जो सत्य है आपको वो बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? 125 नंबर है कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और अच्छा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है CMM के संबंध में। यह मिशन जो है लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान जो है केंद्रित करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 जो है CMM के संबंध में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1 और 2। 125 के बाद 126 है पिग बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्न में से किससे है? तो पिग बुचरिंग स्कैम का संबंध जो है वो इनमें से बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से है। सो ऑप्शन नंबर ए 126 का करेक्ट आंसर है। 127 है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? वो जनजाति समुदाय का नाम है कोंडा रेड्डी जनजाति समुदाय। सो कोंडा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है प्रतिशतात्मक परिवार होते हैं और इसकी जो है मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जो है वो है तेलुगु है, ये कोंडा रेड्डी जनजाति समुदाय का। 128 है कि भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। तो 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, यह स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही, ये भी सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालय में भारत जो है 6ठे स्थान पर है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, तीनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। 129 है जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, तो यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो फटा वो इंडोनेशिया देश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का इंडोनेशिया। 130 नंबर है कि हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। तो 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, तो 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान नहीं है दोस्तों, प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर है, तो ये गलत है। और भारत का स्थान 86वां है, तो भारत का स्थान 86वां नहीं 85वां है, ठीक है। तो ना 1 सही है ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ना ही 1 ना ही 2 130 का। 131 है कि भारत सरकार ने इजराइल में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो जो अगला राजदूत नियुक्त किया हुआ है जितेंद्र पाल सिंह, तो जितेंद्र पाल सिंह 131 का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर का प्रश्न देखिए कि विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है?
तो विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है वो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 133 नंबर है कि नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FHI कहा जाता है, जो कि 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा वो आपको बताना है। तो उड़ीसा जो है शीर्ष रैंक वाला राज्य है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और बिहार तीसरे स्थान पर है, तो जी नहीं दोस्तों, बिहार जो है 13वें स्थान पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 13वां, तो ये आपका दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है, तो केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 है आपका उड़ान जो है 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो बिहार के जो है 10 शहरों को शामिल किया गया है। तो 10 शहर में पहला जो है आपका सहरसा हो गया, दूसरा जो हो गया आपका सुपौल हो गया, तीसरा आपका भागलपुर हो गया, चौथा आपका मुंगेर हो गया, पाँचवा मुजफ्फरपुर हो गया, छठा वाल्मीकि नगर, सातवां रक्सौल, आठवां राजगीर, नौवां मधुबनी और 10वां जो है आपका छपरा हो गया। ठीक है, ये आपके 10 जो है शहर को शामिल किया गया है उड़ान 5.2 योजना के तहत। सो ऑप्शन सी 134 का राइट आंसर हो जाएगा। 135 है कि दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 सीनियर जो है आपका राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है। तो वो जो है आपका कहाँ वो है मुंगेर के जो हैं वो सीनियर मेंस सिंगल में कांस्य पदक जीता है 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 135 का। 136 है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को चयन करें। तो बिहार में जो है आपका प्रचलित क्या है, बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपये हो गई है, ये सही है। अस्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 23-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है, ये भी सही है। बिहार का विकास दर 14.47% होगी, ये भी सही है। और है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टर में तृतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, तो ये आपको सर्वाधिक देखने को वृद्धि नहीं मिली है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है गलत है। सो असत कथन ऑप्शन नंबर डी इसका 136 का करेक्ट आंसर है। 137 है बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह 2027 तक रखा गया है। यह जो है बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना अब जो है 3.5 घंटे में आया जा सकेगा, यह है 3.5 घंटा इसी का लक्ष्य है। ठीक है, इससे पूर्व जो है 5 घंटे में जो किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस वर्ष तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, और जो है आपका 3.5 घंटा वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सो ऑप्शन बी 137 का करेक्ट आंसर है। 138 यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, एजुकेशन आपका मिनिस्ट्री यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का। 139 है हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिषद में होने वाली मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर परिषद में जो मेला होता है, तो मंदिर परिषद जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये मंदिर जो परिषद जो है वो है आपका पूर्णिया जिले में स्थित है, तो पूर्णिया यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 139 का। 140 है कि जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का घोषणा किया है, तो टोटल जो है 7 जो है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, फिर इसके क्षेत्रफल से जो है 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाइए। तो आयत की चौड़ाई पर जो है प्रभाव का पता लगाइए, तो जो है आपका वो होगा चौड़ाई जो है वो आपका घटेगा ही, तो घटेगा तो कितना घटेगा, वो घटेगा आपका 20% इसका चौड़ाई घटेगा। इसका आपका आंसर का PDF जो है टेलीग्राम जो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप आंसर का PDF प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार घटेगा वो आप बना लीजिएगा देख के। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ी की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिक्री जो है वो 12% तक जो है इंक्रीज कर जाएगा, ये आपका प्रभाव पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी 12% बढ़ेगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
2004 में शहर की जो है जनसंख्या 1000 है और 2007 में जो है 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है तो ठीक है। तो आपका जो है आपका 3 साल में कितना हो गया, वो हो गया आपका 1331 हो गया। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा, ये 10 होगा, तो ये 11 होगा। तो 2/10 × 100 यानी कि 10% आपका जो है बढ़ेगा। कितना, 10%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 144 रीजनिंग है। आपको 5 को जो है 5137 लिखा जाता है और रैट को 924। तो उसी कुट भाषा में फियर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो फियर को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5729 के रूप में। तो 5729 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 145 है कि लिटिल को 24 लिखते हैं, पेरिस को 23, बॉक्स को 12, तो पिन को 12। तो उसी प्रकार डन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार जो है डन को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपको 22 के रूप में। तो 22 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 22। एक निश्चित कोड भाषा में ड्रग्स को जो है LKYEVH लिखा जाता है। तो उसी प्रकार मैथ O3 के लिए क्या कुट भाषा हो गई, तो उसी के लिए जो है मैथ के लिए जो है WSXLEQ हो गया। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 147 है कि एक कुट भाषा में फ्लोरल को जो है GM4SIM वो S1M तथा इथनिक को जो है 2UIO3D लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा, तो स्टेबल को जो लिखा जाएगा TU1CM2 के रूप में लिखा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी में यह दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी 147 का करेक्ट आंसर है। 148 है कि 11, 28, 327, 464। उसके बाद जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह उसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तो उसके स्थान पर जो आएगा वो आएगा आपका 5125 आएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है 5125 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 149 है आपका 21, 60, 177, 528 और 1581। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो आएगा 4740 आएगा। और लास्ट आपका बच्चा 150वां प्रश्न 131, 1179, 1171, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और 8191। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह पर कौन सा आएगा, उसके जगह पर जाएगा आपका 8197 आएगा। कौन सा 8197 आएगा, तो ये आपका जो है आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आप देखिए आपका जो है ये सभी पूरा 150 प्रश्न जो है ड्यूटेरिया का सेट नंबर 1 समर्पण सीरीज का समाप्त हुआ। और इसका जो है आपका देखिए आंसर का PDF जो है इसी के साथ दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका PDF दिया होगा। तो आप जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का आंसर मिलेगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 लेकर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।